लेक्चर नंबर 3 के बाद एक और लेक्चर बचेगा, 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेस चल रही होती है, उसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। क्लियर? तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको क्या मिलेगा, देखिए ब्रीदिंग के अंदर दो मैकेनिज्म होती है, एक होती है इंस्पायरेशन, एक होती है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हम सांस लेते हैं और जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारी मसल्स में एनर्जी यूज होती है, जिसलिए हम उसको बोलते हैं एक्टिव पैसेस। इंस्पायरेशन हो गया। एक्सपायरेशन क्या होता है, जहां पे एक्सपायरेशन मतलब यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होती, इसलिए होती है पैसिव प्रोसेस। मतलब यहाँ पे ये होती है पैसिव, आपको इसको ये भी बोल सकते हो कि ये एक इनएक्टिव प्रोसेस है। ये इंस्पायरेशन जो होता है ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है। कौन सी होती है? एक्टिव। ठीक है, मतलब एक्टिव पैसिव, यहाँ पे एनर्जी यूज होगी, यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होगी। ये दोनों प्रोसेस मिलके एक ब्रीदिंग कंप्लीट करती हैं, जिनमें से हमारी बॉडी में 12 से 16 बार 1 मिनट में ब्रीदिंग होती है। समझ गए? ये एडल्ट की बात हो रही है। यदि आप चाइल्ड में जाओगे, न्यू बॉर्न बेबी में जाओगे तो ब्रीदिंग रेट बढ़ती जाएगी। न्यू बॉर्न बेबी में कितना था? 16 से 30 कुछ ऐसा करके, 25 से 30 मतलब 30 के अप्रोक्स था, है ना। चलिए उसके बाद एक बार उधर बोल दो, बातें नहीं करना है तुम लोग। चलिए अब यदि यहाँ पे बात करें, अब देखिए मैं बात करूंगा नॉर्मल इंस्पायरेशन। मेरी बात समझना, मैं नॉर्मली सांस ले रहे हैं, अपन नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो होता है नॉर्मल इंस्पायरेशन, मतलब अपन काम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ये जो हमारा कंटिन्यू हो रहा है ना, ये हमारा होता है नॉर्मल इंस्पायरेशन। कभी कभी हम लोग फोर्सफुली सांस लेते हैं। ये क्या होता है? फोर्सफुली सांस ले रहे हैं, ये कंडीशन नॉर्मल नहीं होती, वो एबनॉर्मल हो जाती है। जब आप लोग योगा या एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ऐसी जो चीजें होती है वो होती है एबनॉर्मल। अभी यदि हम नॉर्मल कंडीशन में बात करें, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्टिव होगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव होगा। जो नॉर्मल होगा कॉन्ट्रिक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। याद रखिएगा कि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा? कॉन्ट्रिक्शन। मेरी बात सुनना, अब जो हमारी रिब्स थी, जो रिब्स था तो रिब्स के इनर वाली लेयर से पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन जुड़ी थी। अब और जो विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन थी वो लंग से अटैच थी। जो पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन है, जैसे रिब्स केज बढ़ेगा तो पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन दूर चली जाएगी, तो उनके बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा, जिसको हम पेराइटल प्लूरल स्पेस बोल रहे थे, बढ़ जाएगा। लिक्विड वहां कम हो जाएगा, स्पेस बढ़ गया, लिक्विड कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो जब रिब्स केज लंग्स में कम प्रेशर लगाएगा तो लंग्स का प्रेशर कम हो जाएगा, तो एल्वुलाई का प्रेशर कम हो जाएगा। एल्वुलाई का प्रेशर कम हो गया, एनवायरनमेंट का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो इजीली ऑक्सीजन कहाँ गई? एयर जो है एनवायरनमेंट से कहाँ चली गई? लंग्स में। इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। जस्ट अपोजिट, अब ना जो कॉन्ट्रिक्शन हुआ तो रिलैक्स हो गई। जैसे रिलैक्स हो गई तो फैली थी, अब नॉर्मल आ गई, फैली थी नॉर्मल आ गई। जैसे नॉर्मल आएगी तो पेराइटल प्लूरल विसरल प्लूरल के पास आ गई, स्पेस कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब हमारे लंग्स का प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम हो गया, तो अपने आप गैस कहाँ? अंदर से बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब एक बात और सुनो, जो इंस्पायरेशन मतलब समझना, दो चीजें समझना, बहुत मजा आएगा। नॉर्मली हम सांस ले रहे होते हैं ना, कंट्रोल करता है मिडल ऑब्लोंगेटा। नॉर्मली जब हम लोग सांस ले रहे होते हैं तो कंट्रोल कौन करता है? मिडल ऑब्लोंगेटा। जैसे ही हम फोर्सफुली सांस लेते हैं तो कंट्रोल करता है पोन्स। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो कौन कंट्रोल करता है? मिडल ऑब्लोंगेटा। लेकिन जब हमारे सांस का रेट बढ़ जाता है, जब आप भागते हो, दौड़ते हो, सीढ़ी चढ़ते हो, तो क्या होता है? जल्दी जल्दी बन लेते हैं ना सांस, उस टाइम पे हमारी बॉडी को, रेस्पिरेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है पोन्स। ये दोनों आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, एक्चुअल में मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है किसके थ्रू? वेगस और ग्लोसोफैरिंजियल। ठीक है, याद रखिएगा। तो आओ, मैंने क्या बोला, ये नॉर्मल स्पीड, ये मैंने कल बहुत डिटेल में पढ़ लिया था, इसलिए मैंने आज शॉर्ट रिवीजन करवा दिया। अब आइए यहाँ पे देखिए, यदि हम बेटा बात करें ना रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, हमारी ब्रीदिंग का जो रेगुलेशन होता
हुआ है। तो एक करता है ब्रेन जिसको हम बोलेंगे न्यूरल रेगुलेशन, एक करते हैं केमिकल जिनको बोलेंगे हम केमिकल रेगुलेशन। केमिकल जैसे एड्रेनलिन से हार्मोन्स निकलता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन को कुछ कुछ हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपकी बॉडी से हार्मोन्स निकलता है, उस टाइम पे आपकी बीट बढ़ जाती है, सांस लेने की जल्दी जल्दी स्पीड सांस लेते हैं। तो जब अचानक चीजें होती है तो केमिकल कंट्रोल करता है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कैसे हमारी बॉडी का ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी के ब्रेन के मेनली दो पार्ट कंट्रोल करते हैं, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक होता है पोन्स। कौन कौन होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। क्या क्या होते हैं सुनो, मजा आएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा की पोजीशन सबको पता है, पहले सेरेब्रम, सुनना, पहले सेरेब्रम, सेरेब्रम डायंसेफेलॉन, मतलब डायंसेफेलॉन में आपके कितने पार्ट थे बोलो? 4, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस, थैलेमस। जस्ट उसके नीचे कुछ ऐसा उभार था पोन्स, उसके नीचे थी क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बाहर लीफ लाइक सेरेबेलम। तो वो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहीं पे याद करो फोर्थ वेंट्रिकल था। क्या था? तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि डायंसेफेलॉन के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो हमारा था पोन्स, और उसके नीचे वाला जो हमारा पार्ट था मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आइए यदि हम बात करें मेडुला ऑब्लोंगेटा का, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे बोल रहा है ये एक्टिव प्रोसेस होता है, असेंट सिग्नल। मेडुला ऑब्लोंगेटा सिग्नल देता है किसको? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को। किसको सिग्नल देता है? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये क्या देता है? सिग्नल। जैसे सिग्नल देगा इनमें होगा कॉन्ट्रिक्शन, जैसे इनमें कॉन्ट्रिक्शन होगा हमारा थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर से एयर कहाँ चली जाएगी? अंदर। इस प्रोसेस को बोलेंगे, बोलो ना, इंस्पायरेशन। क्लियर? आ जाइए इधर। अब क्या होता है, कभी ये हो गया इंस्पायरेशन, उसी टाइम पे ना सिग्नल ले लिया। जैसे मान लो ये हाथ यहाँ है, यहाँ था, हमने हाथ यहाँ ले गए तो हमने इसको प्रेशर दिया, सिग्नल दिया। अब मैंने इसको मतलब फोर्स देना बंद कर दिया, इसको छोड़ दिया, तब अपने चला जाएगा। तो इन मसल में क्या हुआ? कॉन्ट्रिक्शन। क्या हुआ? कॉन्ट्रिक्शन। आपने इसको सिग्नल देना बंद कर दिया कि कॉन्ट्रिक्शन ना हो तो अपने आप फैल जाएंगी। मतलब कि इसमें आपकी कोई भी एनर्जी मतलब यूज नहीं होती, ये तो पैसिव है। इसमें क्या हुआ? एक्सटर्नल वो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या हो गया? रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्स हो गई। जब रिलैक्स हो गई तो जो चेस्ट जो थोरेसिक कैविटी आगे बढ़ा था वो पहले पोजीशन में चला जाएगा, इनिशियल पोजीशन में फिर से, और जो अंदर गैस थी वो कैसे बाहर निकल जाएगी। और तो सुनो, ये जो बाहर निकल रही ना बेटा, आप याद करिए कल मैंने बताया था कि कैसे O2 और CO2 एक्सचेंज होती, याद होगा तो। जो वेव थी उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना था? 40, और यहाँ पे एल्बुलाई में 104, तो वहां कम था, यहाँ ज्यादा था। तो इस तरह से ऑक्सीजन चली गई थी, और वहां CO2 ज्यादा था, यहाँ CO2 कम था, तो इस तरह से CO2 आ गई थी। तो CO2 कहाँ आ गई? एल्बुलाई में। एल्बुलाई से कहाँ निकल गई? वो बाहर निकल गई। क्लियर? ये हो गया। अब सुनो, कभी कभी पता क्या होता है, कभी कभी ना फोर्सफुली हम सांस लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब हम सांस लेते हैं ना तो उसमें प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रेशर। क्या होगा देखिए, उस टाइम पे हमारे पोन्स में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। जब मैंने ब्रेन पढ़ाया था तो पोन्स में लिखवाया था फंक्शन में, प्रेजेंटिव न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब मैंने बताया था कि इसका डिस्कस मैं कहाँ करूंगा? रेस्पिरेशन वाले में। समझ गए? तो देखिए, न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, मतलब इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देता है। ध्यान देना, जैसे मैंने नॉर्मल सांस ले रहे हैं, मान लो हमको सांस लेने में 3 सेकंड, छोड़ने में 2 सेकंड मान लो, तो अब ये क्या करेगा? ड्यूरेशन को कम कर देगा। क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी ले, जल्दी छोड़े, जल्दी ले, जल्दी छोड़ रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग रेट बिकम फास्टर। जैसे ब्रीदिंग रेट फास्टर हो जाती है तो काम कौन करता है? पोन्स। ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी, काम कौन करेगा? पोन्स। फिर से बोलो। एक बात बताऊं, जितना तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा ना, सबसे टफ यही है। नाम याद रखना आसान नहीं है, याद रखना है ना, इसलिए इसको मैं एक बार और रिवीजन करवा दूंगा। आसान नहीं है ये टॉपिक। आइए, उसके बाद देखिए ये ब्रेन है। ब्रेन में ये वाला पार्ट बेटा क्या है? पोन्स। ये वाला पार्ट क्या है ब्रेन का? ये वाला पार्ट ब्रेन का पोन्स है, जहां पे कौन सा सेंटर होगा? बोलिए ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर होगा। क्या होगा?
ये न्यूरोटॉक्सिक सेंटर नॉर्मल कंडीशन में कंट्रोल नहीं करेगा। ये कंट्रोल कब करेगा? जब फोर्सफुली, जब फास्ट हो जाएगी, जब मतलब ब्रीदिंग रेट जब फास्ट हो जाएगी तब न्यूरोटॉक्सिक सेंटर काम करेगा। इसके जस्ट नीचे कौन सा है? ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। मान लो ये वाला पार्ट कौन सा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्यों खाली फोटो तो रखा है, डिस्टर्ब क्यों कर रही हो बीच में? कौन सा तुम उसका लेके जा रही हो? चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं एक चीज। यहाँ पे पता है, यहाँ पे ना दो लोब होंगे, एक सामने वाला होगा, एक पीछे वाला लोब होगा। तो पीछे वाले लोब को बोलेंगे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और आगे वाले को हम बोलेंगे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और ये दोनों कौन से होंगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले होंगे। ये कैसे काम करेंगे हम आगे देखते हैं। ये डायग्राम समझ लेना। पोन्स न्यूरोटॉक्सिक सेंटर फास्टर ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा। ये क्या होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा नॉर्मल ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा। कैसे नॉर्मल ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा? तो देखो, आइए अब यहाँ पे देखो बेटा, कंडीशन यहाँ पे क्या है कि ये हमारा न्यूरोटॉक्सिक सेंटर है जो हमारे ब्रीदिंग को, जब हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है उसको एबनॉर्मल भी बोल सकते हैं। मतलब ब्रीदिंग फास्टर ब्रीदिंग को रेगुलेट करेगा। यदि मान लो न्यूरोटॉक्सिक सेंटर नहीं है, मतलब कि ये वाला यदि एरिया नहीं है, पोन्स वाला एरिया यदि नहीं है, तो आपने एक बार स्पीड में सांस लेना शुरू कर दिया, अब आप लाइफ टाइम यही करते रहोगे। सोचो, क्योंकि कंट्रोल नहीं करेगा ना। आपने जब ऐसे कर दिया तब नॉर्मल आप आओगे नहीं, क्योंकि पोन्स जो नॉर्मल करने वाला काम है वो है ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? उसके बाद देखिए, इसके बाद न्यूमेस्टिक सेंटर भी है। न्यूमेस्टिक सेंटर मतलब कि पोन्स जो है, जब आप फास्टर को नॉर्मल वे में भी तो लाओगे, तो जब आप फास्टर को नॉर्मल में लाओगे ना, तो न्यूमेस्टिक सेंटर है जो पोन से इंफॉर्मेशन जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा में, क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग का रेट किसका है? मेडुला ऑब्लोंगेटा को। तो नॉर्मल ब्रीदिंग का मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाएगा। जब मेडुला ऑब्लोंगेटा में जाएगा तो उसमें दो एरिया डिवाइड रहते हैं, एक सामने एक पीछे, एक सामने एक पीछे। तो सामने वाले को हम क्या बोल रहे हैं? पीला वाला देखो डोर्सल, पीछे वाले को हम क्या बोल रहे हैं? वेंट्रल। समझ गए? वहीं से जो हमारा डोर्सल एरिया रहता है, वहां से देखिए दो नर्व निकल रही है, वेगस एंड ग्लोसोफैरिंजियल। बोलो, वेगस एंड ग्लोसोफैरिंजियल। ये वेगस एंड ग्लोसोफैरिंजियल कहाँ जाएंगी? लंग्स में। याद करो, पर पीली पीली बनाए थे। अरे यार, ऐसे नहीं बनाए बहुत सारी। तो ये दोनों नर्व कहाँ जाएंगी? लंग्स में जाएंगी। अब वहां पे जो ऑक्सीजन का रेट था, जो मतलब एक्सचेंज का, उसको आराम से स्लो कर देंगे, नॉर्मल रहने देंगे जो था। इसीलिए हम इसको रेस्पिरेटरी मोटर पाथवे भी बोलते हैं। आया मजा? मोटर किसका नाम ले रहे थे? बोलो, जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से, समझ गए? हेलो, ये हो जाएगा मोटर। एक एक चीजें क्लियर हो गई? क्लियर? अब देखो, यहाँ पे हमारी कहानी हो गई किसका? ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। एक बार फिर से देख लो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करने में कोई डाउट है क्या रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में? फिर से देख लो एक बार जल्दी से। कुछ नहीं ना, जो हमारे मैंने बोला था न्यूरल कंट्रोल, ब्रेन कंट्रोल करेगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा नॉर्मल मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को, मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन को, और जो पोन्स है वो एबनॉर्मल। न्यूरोटॉक्सिक सेंटर जब ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी तब। और देखो, हो गया बेटा? न्यूरोटॉक्सिक सेंटर चलिए अब आ जाओ। अब हम सीखेंगे, अब अपन सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ध्यान से सुनना, मजे की चीज है, इतना मतलब टफ नहीं है, फिर भी मतलब इजी भी नहीं है। तो अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस में हमारी दो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि ऑक्सीजन का हमारी बॉडी का कुछ पार्ट ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन, और कुछ
कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से एक चीज तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ऑक्सीजन हमारी लंग्स से ब्लड में जाएगा। हेलो, मतलब ऑक्सीजन हमारा लंग्स से टिश्यू में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स में आएगा। इतना क्लियर हुआ ना? पक्का कॉमन सेंस लगा लिया ना? अब मैं मजे की बात है, मैं जब यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेंगे, यदि मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूं, मैं हेडिंग डाल दूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यदि मैं हेडिंग डाल दूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास एक कॉमन सेंस वाली बात आ गई कि भैया यहाँ पे काम आएगा लंग्स। मतलब लंग्स ऑक्सीजन को ले, लंग्स में कुछ ऐसा होगा कि ऑक्सीजन होगी, वो दे रही होगी किसको? टिश्यू को, यानी ब्लड को। किसको दे रही होगी? और एक चीज सुनो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ये दो लोग मिलके करते हैं। मतलब ये मानिए कि 97% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए ऐसा 97% जिम्मेदार होता है हीमोग्लोबिन। खत्म कहानी। क्या बोल दिए? 97% जिम्मेदार होता है हीमोग्लोबिन और 3% जिम्मेदार होता है प्लाज्मा। 97% पार्ट हीमोग्लोबिन, 3% पार्ट प्लाज्मा। अब हीमोग्लोबिन जो होता है इनसाइड द आरबीसी, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होगा। हीमोग्लोबिन कहाँ होगा? आरबीसी के अंदर होगा। और हीमोग्लोबिन में होती है 4 बाइंडिंग साइट। क्या होती है? 4 बाइंडिंग साइट, जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करता है विद केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के थ्रू वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, केमिकल बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन को बाइंड करता है। क्लियर? और मेरी बात सुनो, यदि 3% प्लाज्मा कैरी करता है, मतलब ये 100% तो नहीं करता होगा, मतलब ये मान लो कि ये 24% कैरी करता है, ये आप 25 भी ले सकते हो क्योंकि 3 यहाँ कम कर दिए। हेलो, 3 यहाँ कम कर दिए ना, तो ये मान लो कि चलो 25% कैरी कर सकता है। मैंने मान लिया कि मतलब 4 बाइंडिंग साइड में कोई सभी एक जो है तो 25, बाकी 3 24। समझ गए? अब और मजे की बात सुनो, जब ये मतलब 100% कैरी नहीं करता, 97% कैरी करता है, 3% प्लाज्मा के थ्रू कैरी होता है, तो यहाँ पे ये पता है जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से बाइंड होके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और सुनो की बात करें तो हम पहले क्या करेंगे? पहले अपन ले लेते हैं, एक काम करो, लंग्स। हमने यहाँ पे क्या ले लिया? अपन ने ले लिया लंग्स। लंग्स क्यों लिए? क्योंकि इंस्पिरेशन के थ्रू लंग्स में भर गई है बहुत सारी एयर, यानी कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बहुत सारा O2 भर चुका है, बहुत सारी क्या भर चुकी है? O2। अब ये क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है ना, ध्यान से सुनना, मजा आएगा, ये जाएगा कौन सी वेन? पल्मोनरी वेन, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें भर गया ना। तब यहाँ से वो ब्लड में दे, वो किसको? ऑक्सीजन को किसको देगी? ब्लड में। तो जो लंग्स से प्योर ब्लड लेके आता है हार्ट में, कौन से वाले पार्ट में? लेफ्ट ऑरिकल में। वो कौन सी होती है? याद करो, पल्मोनरी वेन। तो ये मान लो कि यहाँ से वेन है ना, तो ये क्या करेगा पता है? ये यहाँ से ऐसे, ये क्या करेगा? लंग्स, मतलब ये मानो कि ये दोनों, राइट और लेफ्ट दोनों, मतलब इधर से क्या आएगा? इधर से आएगा पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ये मानिए ऑक्सीजन तो ब्लड में कैसे मिक्स हुई, कल कहानी बताए थे ना कैसे मिक्स हुई, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा ये आ गया यहाँ पे, हम इसको बना देंगे O2 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 O2। हम इसको एक काम करो, चलो आरबीसी बोल दे, क्योंकि आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है। क्लियर हुआ? तो मैंने यहाँ पे आरबीसी बोल दिया। अब देखो 97% ब्लड जो है आरबीसी ने कैरी कर लिया, और 3% जो O2 है कितने कैरी कर लिया? प्लाज्मा ने। क्लियर हुआ?
अब ये यहाँ से ब्लड किसको देगा? टिश्यू को देगा। किसको देगा? टिश्यू को। तो हमने ये चलो बना दिया, मान लो टिश्यू। ये हमारा ग्रीन वाला पूरा पार्ट क्या है? टिश्यू, है ना। अब यहां से ये जो ऑक्सीजन, ये अब जो हमारा ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया ना, तो यहाँ पे बेटा पहले से ग्लूकोज भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ग्लूकोज। यहाँ से जब ऑक्सीजन आती है तो O2 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 एक ये वाली ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है ग्लूकोज के साथ, और ये ग्लूकोज के साथ बाइंड होकर रिलीज कर देती है क्या? CO2। क्या रिलीज कर देती है? CO2। तो ये CO2 जो है तो इस RB के साथ ये बाइंड हो गया O2 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 और CO2। तो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। और जैसे ही CO2 इससे बाइंड हुई तो ये हमारा कौन सा ब्लड होगा? बोलो। ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए पहले इसमें चार्ट बना के रखा हूं, वो टाइम लग जाता है। ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर हुआ? अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ पे? ये हमारा वही टिश्यू वाले में गया, मतलब ये हमारा जो पल्मोनरी वेन थी, तब इसमें किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी कहाँ चला जाएगा? ये लंग्स। और लंग्स में फिर से यहाँ क्या होगा? इसका प्यूरिफिकेशन। क्या होगा यहाँ पे? प्यूरिफिकेशन। जैसे ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हुई हमारी हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा से, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी 2-3 लोगों के साथ ट्रांसफर होती है। एक तो आरबीसी के साथ ही हो रही है, कुछ प्लाज्मा के साथ, कुछ बाइकार्बोनेट के साथ, तो हम बाद में देखेंगे। तो ये वाला हमारा जो यहाँ से हमारी आरबीसी जा रही है तो O2 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 एंड CO2। यहाँ से देख के एक बात समझ में आ गई कि चाहे ब्लड प्योर हो चाहे ब्लड इम्प्योर हो, ऑक्सीजन की क्वांटिटी तो दोनों में ज्यादा होती है रिलेटिवली। यहाँ पे तो CO2 एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो आपके मतलब कि इतना ज्यादा, 3 मतलब 1/3 जो है, यदि आप नॉर्मल रेंज की बात करो तो 25% सिर्फ CO2, 75% क्या है? O2। समझ गए? ये हो गया हमारा O2 का ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ से फिर प्योर होगा, फिर यही प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। क्लियर? तो जैसा अपन ने वहां सीखा था, कहाँ? पाथवे ऑफ ब्लड इन हार्ट। ऐसे सेम हमारे लंग्स वाली भी प्रोसेस होती है। क्लियर हुआ? तो आज के लिए बहुत हो गया। ये लेक्चर मैं अभी डाल दूंगा, तो कल आप लोग तीनों करके आओगे। मैं कल यहाँ तक का टेस्ट लूंगा, उसके बाद आगे का अपन पढ़ेंगे। ठीक है? कल ऑब्जेक्टिव दूंगा, सिर्फ 15 क्वेश्चन दूंगा बस। ठीक।